विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से मैं हूं इस वक्त दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान के अंदर एक सामाजिक मूवमेंट का प्रोग्राम चल रहा है पैगाम के द्वारा। और पैगाम के कार्यकर्ता यहाँ पे हमारे साथ है साधु राम तंवर जी, और उनसे जानते हैं कि आज जो है समाज कहाँ सो रहा है, क्यों नहीं जाग रहा। जब भी कहीं मूवमेंट होती है, कोई सामाजिक प्रोग्राम होता है, बाबा साहब के मूवमेंट का कोई प्रोग्राम होता है, तो लोग क्यों नहीं आते, क्या कारण है और क्यों पिछड़ते जा रहे हैं, जबकि उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं, नौकरियां छीनी जा चुकी है, शिक्षा का अधिकार तक जो यहाँ पे उनका छीना जा चुका है, शिक्षा महंगी हो चुकी है, सारी प्रॉपर्टी पे जो है सरकार ने कब्जा कर लिया, नौकरियों पे कब्जा कर लिया, लेकिन लोगों की समझ में तब भी नहीं आ रही। तो जानने की कोशिश करते सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। ये बताए पब्लिक जाग क्यों नहीं रही है? देखिए साहब, ये जो न्याय अधिकार महाकुंभ को लेके जो रामलीला मैदान में पैगाम के आह्वान पे 360 संगठनों को बुलाया गया है। और आप लोग सोच के हैरान होंगे कि 365 दिन होते हैं और 360 संगठनों का निमंत्रण दिया गया। अब ये पूनिया जी वीकेपी वाले, ठीक है, विजय कुमार पूनिया जी वीकेपी न्यूज चैनल वाले जानना चाहते हैं कि पब्लिक क्यों नहीं आती। तो इन बातों को अदरवाइज ना ले, लेकिन ये मेरे अपने पर्सनल विचार हैं कि जैसे यहाँ पे सैनी समाज के वक्ता भी आते हैं, वाल्मीकि समाज के वक्ता भी आते हैं, ठाकुर समाज के वक्ता भी आते हैं, यादव समाज के वक्ता भी आते हैं, बात करते हैं ओबीसी की, बात करते हैं जातिगत जनगणना की। आज का टॉपिक भी यही था यहाँ पे ये महाकुंभ सम्मेलन बुलाने का कि भाई न्याय अधिकार महाकुंभ, जातिगत जनगणना, वाजिब हिस्सेदारी की चाबी, उच्च न्यायपालिका में बहुजन लोगों की भागीदारी और बैलेट पेपर से ही चुनाव हो, ठेकेदारी में हिस्सेदारी, बहुसंख्यकों की हिस्सेदारी, ये 4 टॉपिकों को लेकर 360 संगठनों का आह्वान किया गया था। लेकिन इनकी तरफ से जो दूसरे थे, ऐसा देखना और ऐसा समझना मैं अपना समझता हूँ कि अब जो है ये इसको अगर जो कोई कानूनी पेचीदगी ना लगाए इसमें, तो अब SC ST जो संवैधानिक भाषा है, SC ST के लोगों को भी समझ आने लगा है कि ये लोग जो है ना आके ओबीसी समाज वाले यहाँ पे अपने साथ एक भी आदमियों को लेके नहीं आते हैं अपने और यहाँ पे रोटी सेकने का काम करते हैं। सब बातें करते हैं कि भाई ये काम ऐसे हो, ये काम ऐसे हो, ये काम ऐसे हो, लेकिन यहाँ पे एक भी आदमी जो है ओबीसी समाज का, कोई भी जितने भी लोग बैठे हैं, आप तो समाज को तोड़ने की बात करने लगे। तोड़ने यहाँ की पे बात तो नहीं बहुत कर रहा संख्या की समाज है। हूँ। नहीं, तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। जितने लोग यहाँ पे बोले ऐसे गिराओगे तो फिर आगे आएंगे नहीं। आसन ग्रहण करते हैं तो अपने लोगों को निमंत्रण भी देना चाहिए और उनको जागरूक करना चाहिए कि भाई रामलीला मैदान में ऐसा महाकुंभ होने वाला है, वहाँ पे जाके जो है वहाँ पे उनकी हिस्सेदारी बढ़ाओ और अपनी बात रखो। लेकिन भाषण के पोस्टर लगे हुए, बैनर लगे हुए सभी जगह पे, सारे तो आए नहीं हुए। खाली आप जाके पूछ लो ना, एक एक आदमी से पूछ लो, इंट्रोडक्शन ले लो कि नाम और समाज, बस 2 ही बातें पूछो, नाम समाज, नाम समाज, नाम समाज। अगर जो एक भी आदमी निकल जाए, ये जिम्मेदारी सब SC ST वालों ने ले रखी है। ये सारा ठेकेदारी हम है, इसीलिए तो मनुवाद जो है ना, जब भी कोई बात करता है तो इसी बारे में बात करता है कि ये चमारा ने जो ये सारा काम कर दिया, ये SC जो है ना यही है, क्योंकि इन लोगों ने पढ़ना। और मनुवाद ये भी समझाता है दूसरे SC का जातियों को, ये भी समझाता है रास्ता रोकने के लिए कि आप लोगों का जितना भी आरक्षण था वो सारे जो है ये लोग खा गए। जबकि खा गए शेड्यूल कास्ट, हाँ, शेड्यूल कास्टों में भी चमार और जाटव जाति जो जिसको कहते हैं वो खा गई। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दूसरे लोगों ने पढ़े ही नहीं कभी, तो और पढ़े नहीं तो वो सरकारी नौकरी और बड़े ओहदों पे पहुंचे नहीं। लेकिन अब मनुवाद की भाषा को वो समझ नहीं पा रहे, अपनी कमजोरी देखते नहीं है कि भाई हमारे बच्चे या हम लोग पढ़े नहीं इसलिए हमें जो ऊंचे ओहदे नहीं मिले, लेकिन वो उन मनुवादियों की बातों में बहक जाते हैं। मनुवाद क्या है? मनुवाद ये इसको ऐसे समझें आप कि जैसे भारत के अंदर जो है 4 कैटेगरीज बाबा साहब ने डिफाइन करी थी, SC ST OBC और माइनॉरिटी, ठीक है, जनरल।
ठीक है। अब ये 4 कैटेगरियों में जो जनरल कैटेगरी में जिन जिन लोगों को इन्होंने बाबा साहब ने अपने संविधान में काउंट किया था, वो दे आर ऑल कॉल्ड मनुवाद। जनरल कैटेगरी वालों को मनुवाद बोला। जनरल कैटेगरी वालों को जो संविधान में मानसिकता तो लिखा ही नहीं है। संविधान में नहीं लिखा। आप क्यों बोलते हैं फिर? नहीं तो हम इसलिए बोलते हैं ना कि वो जनरल बोलता नहीं। नहीं, जनरल नहीं बोल सकते। मनुवाद क्यों बोलते हैं? मनुवाद इसीलिए बोलते हैं, ब्राह्मणवाद और मनुवाद, ठीक है ना। ये दोनों में क्या फर्क है? दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक हेड है, एक टेल है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तो ब्राह्मण लड़की से शादी की थी। ओहो, क्या कहेंगे आप, ये स्लो पॉइजनों की बात क्यों करते हैं पूनिया जी? आप अपने चैनल से क्यों कहलवाना चाहते हो हमारे? ब्राह्मणों को बोली पर नहीं, स्लो पॉइजन वो स्लो पॉइजन था। बाबा साहब ने ये सोचा था कि भाई अगर जो मैं इस तरह के कदम उठाता हूँ तो भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति होगी और लोग जो है मानवता का जन्म होगा, लोग एक दूसरे के साथ रोटी बेटी का संबंध करेंगे। लेकिन वो सब नहीं हुआ, वो एक तरह का स्लो पॉइजन साबित हुई। लेकिन आजकल तो लव मैरिज करते हैं बच्चे। वो लव सुनता माँ बाप की कोर्ट मैरिज होती है। देखिए, आप जब बदलाव तो आ ही रहा है। आप 1948-50 की बात को लेके आज 50-55 साल 60-62 साल बाद जो बदलाव आया है, ठीक है ना, उसको लेके आप बात करते हैं। मनुवादियों के जहाँ जो शेड्यूल कास्टों की बेटियां शादी करी हैं, उनके आप कभी इंटरव्यू लेके देखना, उनसे पूछना कि उनके साथ किस तरह का बर्ताव होता है, किस तरह का उनके साथ ट्रीटमेंट होता है। अगर जो ये बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान और जो उनको दिए हुए अधिकार नहीं होते ना, तो आज वो हमारी बहन बेटियों की इतनी इज्जत भी नहीं करते और इतना ध्यान से भी नहीं, केयर से भी उनको नहीं रखते। ये तो बाबा साहब के संविधान की वजह से ही आज जो है ये साहब है। और जो अगर जो आज मैं एक बार और कहना चाहूंगा कि आज जो सावित्री बाई फुले जी हैं, जिन्होंने शांत ये स्त्री जाति के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले, ठीक है, तो अब ये जो है महापरिनिर्वाण दिवस है माता सावित्री बाई फुले का, उसको भी जो है लोग भूले बैठे हैं और उनकी बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। और खासकर ओबीसी और SC ST समाज की जितनी भी, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है? जातीय जनगणना इसलिए जरूरी है कि 1931 के बाद भारत के अंदर जातीय 31 से पहले सब चीजों की जातीय गणना होती थी, लेकिन 41 में जब 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अकॉर्डिंग इन्होंने उसके डाटा डिक्लेयर नहीं किए। अब जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनती है वो 1931 के जातिगत जनगणना के आधार पे बनाई जाती है, और जबकि संख्याएं बहुत बढ़ चुकी हैं, तो उसके हिसाब से आम नागरिक को वो अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं जो उनको जाति के हिसाब से मिलना चाहिए। अधिकार तो संविधान ने सबको दे रखे हैं। अधिकार दे रखे हैं, लेकिन जो हिस्सेदारी है जो जातिगत के हिसाब से जो भारत की व्यवस्था है उसके हिसाब से जो उनको हिस्सेदारी प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, और जब नहीं मिल पा रही है तो इसलिए जातिगत जनगणना जरूरी। अच्छा, न्यायपालिका में हिस्सेदारी मांग रहे हैं। अच्छा, न्यायपालिका जो मेहनत करेगा पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे क्या हमारे, अच्छा इसको मैं एक ही शब्दों में खत्म कर देता हूँ। बाबा साहब बैरिस्टर थे, क्या वो पढ़े लिखे कम थे? तो उनको कानून मंत्री बना तो दिया था। अरे खाली कानून मंत्री वो बनना ही नहीं चाह रहे थे, वो तो प्लानिंग कमिश्नर प्लानिंग इंचार्ज बनना चाह रहे थे भारत का, तो उनको जबरदस्ती कानून मंत्री बना दिया। उनको पता था कि बाबा साहब के पास समय कम है, 2-4 साल में ये चल पड़ेंगे। नहीं, कैबिनेट के कुछ तो प्रोटोकॉल होते हैं ना, थोड़ा तो जो चाहे पद मिल जाए। नहीं, कैबिनेट के क्या प्रोटोकॉल है? जब भारत आजाद हुआ था ना, उस टाइम इस तरह के प्रोटोकॉल वगैरह की कोई खास बात नहीं थी। उस टाइम तो जो पढ़ा लिखा था उसके हिसाब से इन्होंने दिए थे उसको, और उस टाइम जब इच्छानुसार जो काम मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, अगर जो आप मेरे से वही काम लेंगे तो मैं उसको अच्छी तरह से निभा पाऊंगा, लेकिन उस टाइम दिया नहीं बाबा साहब। संविधान बनाने का मौका तो दिया उनको, तो संविधान बनाने से सारे मौके मिले, फिर भी आप लोग उनसे वो क्या कहते हैं मनुवाद से चिढ़ रहे हो। और मनुवाद का क्या बात करें, 2 साल 11 महीने 18 दिन में जब ये बना के तैयार करके दिया, उसके बाद भी इसमें छोटे से एक उदाहरण देता हूँ, मंडल कमीशन की रिपोर्ट, जो पहला जो ओबीसी के ऊपर केलकर जो इन्होंने अपॉइंट किया था,
तब नेहरू जी को देख लो, उसने भी उसको मना कर दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। इंदिरा की सरकार आई, ठंडे बस्ते में डाल दिया, उन्होंने उनको कभी लागू ही नहीं किया। ये तो वीपी सिंह जी ने जो है मंडल कमीशन को जो है इसमें ओबीसी को आरक्षण और जो इसकी जो जनरल सुविधाएं थी, लेकिन ये बढ़ सकती थी ये सुविधाएं, इसीलिए जातिगत जनगणना जरूरी है। कैसे बढ़ सकती थी कि अगर जो 2000 की जनगणना के आधार पे, या जब ये 84 में ये मंडल कमीशन लागू हुआ 94 में, ठीक है, तो 91 में, तो जब उस जातिगत जनगणना के आधार पे अगर जो इस मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाता, तो ये और ज्यादा सुविधा संपन्न होता और अच्छा रिजल्ट आता। तो बैलेट पेपर से चुनाव क्यों करवाना चाहते हो? अच्छा, बैलेट पेपर का पूनिया जी, आप रिपोर्टर है, ठीक है ना, आपको चांद पे जा चुके हैं, टेक्नोलॉजी का जमाना, बटन दबाते पंखे चलते हैं। जहाँ पे पहली बार बटन दबाया गया था, चाहे वो ब्रिटिश सरकार हो चाहे अमेरिका हो, जब उनको ज्ञान हुआ कि ये बैलेट पेपर में जो है धोखेबाजी है, तो अब वो लोग वापस बैलेट पेपर पे चले गए हैं। जैसे जैसे उनका ज्ञान वर्धन होता गया, वो बैलेट पेपर पे चले गए। इसी तरह हम भी चाहते हैं कि ये वोटिंग मशीन के बजाय बैलेट पेपर पे हो, जिससे कि कोई किसी का दूध और पानी का पानी अलग अलग हो जाए, कोई किसी तरह की सेटिंग पैटिंग या ऑपरेटिंग या रिमोट कंट्रोल ये सब ना। और हमारे बैलेट पेपर से चुनाव होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई, केंद्र में आ गई 2024 में, तो फिर किसकी उम्मीद करोगे? बैलेट पेपर भी हटवाओगे? नहीं, बैलेट पेपर क्यों हटवाएंगे? फिर हम अपनी जो तपस्या है उसको मानेंगे कि भाई हमारे काम करने में कोई कमी रह गई है, या उसको जो है आगे से और जोरदार तरीके से अपनी तैयारी करेंगे। ऐसे थोड़ी है कि उसको भी मन का समाज चुनाव के समय आगे क्यों नहीं आता? तब तो घर में बैठ जाता है। बहुत, देखिए ये तो अब जब क्या बताएं आपको, जिस क्या कारण है, क्यों नहीं आता निकल के? नहीं, ऐसा ना कहें कि आप हम निकल के, बहुजन समाज के लोग निकल के नहीं आते हैं, वोटिंग ही बहुजन समाज करता है। सरकार तो आप जो है ना, सरकार तो पोलिंग स्टेशन का सर्वे करके देख लेना, गरीब आदमी ही वोट करता है। पैसे वाला तो 2 दिन के लिए छुट्टी बना के घूमने चला जाता है, इधर उधर चला जाता है, या कहता है मुझे क्या मिलना है, मेरा कोई मतलब नहीं है सरकार से, वो वोट डालने नहीं आता। वोट डालने के लिए बहुजन समाज कहें या इसको कहें कि आप गरीब आदमी ही लाइनों में लग के 2-2 ढाई घंटे वोट डालता है, पैसे वाला कभी वोट नहीं डालता। ठेकेदारी प्रथा से क्या परेशानी है? ठेकेदारी प्रथा, लोग काम तो कर रहे हैं, पहले काम नहीं करते थे सरकारी आदमी। देखिए एक आर्टिकल है 131 से 146 तक बाबा साहब ने जो लिखा है, ठीक है जी, उसमें कब्र से गर्भ से कब्र तक, ठीक है जी, वो ठेकेदारी प्रथा जो है उन सारे आर्टिकल्स को डिनाई करती है। ना वो ये मैटरनिटी लीव देती है, ना वो प्रसूति की जो क्या होता है ये क्रैच होता है उसकी सुविधा देती है, ना वो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देती है, कुछ भी नहीं देती है ठेकेदारी प्रथा। तो इसीलिए जो है हमें ठेकेदारी प्रथा से भी एलर्जी है। और ठेकेदारी प्रथा में लोग काम तो कर रहे हैं, पहले तो काम नहीं करते थे सरकारी व्यवस्था में। ऐसा कैसे मान रहे हैं आप? लोगों का मानना है। नहीं, मानना नहीं है। अगर जो ठेकेदारी प्रथा से पहले अगर जो लोग काम नहीं करते तो ये भारत इतना बड़ा राष्ट्र ऐसे ही बन गया? ये इतनी बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर, इतने तो 2014 के बाद मोदी जी के आने के बाद बना। ये सब जो है ना, ये सब बेकार की बातें हैं इस तरह के। और आप जो है न्यूज चैनल के मालिक है, आपको जो है इस तरह की वो तो जो देखते हो बता रहे हैं। हाँ, नहीं, ऐसा कैसे हो गया? उससे पहले क्या 2014 से पहले ट्रेन नहीं चलती थी? 2014 से पहले कंप्यूटर नहीं था? 2014 से पहले लैपटॉप नहीं था? बुलेट ट्रेन तो आई 2014 से पहले कहाँ थी? और आई कहाँ है अभी? ठीक है ना, आ जाए तब देखना, ठीक है ना। कोई बुलेट ट्रेन का आना कोई इतना आसान काम है क्या कि बुलेट ट्रेन तो आई है? बुलेट ट्रेन अभी किसी सपने हैं अभी। पूरी दुनिया में भारत का नाम हो गया। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसा नाम हो रहा है, ठीक है ना। और चैनल वालों ने कर रखा है, जो मीडिया के जो चैनल हैं वो जो 68 चैनल्स के करीब, जो मैं कहीं पे पढ़ रहा था, वहाँ पे मैंने पढ़ा था कि 68 चैनल जो है वो भारत के अंदर मनुवादियों के चैनल है, जो सुबह से शाम तक
मोदी एंड मोदी, मोदी एंड मोदी बखान करते रहते हैं। उनको किसी हाथरस से मतलब नहीं है, किसी झज्जर कांड से मतलब नहीं है, किसी की बहन बेटी किस क्या क्या हो गया क्या नहीं हो गया, उनको कोई मतलब नहीं है। कहाँ बुलडोजर चल रहा है कोई मतलब नहीं है। मतलब मीडिया सच नहीं दिखाता। नहीं 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 नहीं, मीडिया मीडिया, अरे इसीलिए तो रवीश कुमार जी कहते हैं कि ये मीडिया नहीं है, ये गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया का नाम इसलिए तो पड़ा। रवीश कुमार तो गोदी सेठ भी बोलते हैं। हाँ गोदी सेठ भी बोलते हैं रवीश हाँ हाँ, वो भी देखिए, वो भी उनके अपने व्यूज हैं, ठीक है ना। और वो बोलते हैं तो वो हाँ भी भरवाते हैं कि ऐसा ही है। जब उनके विचारों से आप सहमत होंगे या उनके विचारों को जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता भी लग जाएगा कि वो मोदी मीडिया और सेठ मीडिया या जो भी है वो सब वो बिल्कुल ठीक बोलते हैं। इस तरह की बात है। तो मोदी जी के विचारों से आप खुश नहीं हो? मोदी जी के विचारों की बात नहीं, इंडिपेंडेंट मोदी से मतलब नहीं। मोदी जी की जो कैबिनेट है, जो कार्य प्रणाली है, जो उसकी डिसीजन है, ठीक है ना, वो सब जो है रोंग जाते हैं। और वो खासकर जो है, सही पूछो तो आप 85% भारत की पॉपुलेशन के खिलाफत में जा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो ये थे साधु राम तोड़े जो उनके अपने खुद के विचार थे। और जो आज पैगाम का जो प्रोग्राम हो रहा है रामलीला मैदान में, तमाम टॉपिक पे जो उनके लेके चले थे सब पे उन्होंने चर्चा की कि क्या कारण है कि ऐसे संगठन इकट्ठे होकर बहुजन समाज को मूवमेंट करनी चाहिए और समाज को जागना चाहिए। चुनाव के समय जो है आगे निकल कर आना चाहिए। तो इनके खुद के विचार थे, हम इनसे वाकिफ नहीं है या इनके खुद के विचार। आपको अगर कोई लगता है तो आप अपने कमेंट छोड़ सकते हो। तो मुझे दी इजाज़त, धन्यवाद। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लोगों तक जरूर 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 पहुँचाए।